Hi everyone, this is Ritika. Hope you all are doing well. And today video is about greenhouse effect. तो इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन के बारे में। तो ये दोनों ही टॉपिक्स रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक्स आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या है? ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जो भी रेडिएशन सन से आती हैं अर्थ की सरफेस पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कहाँ जाने के लिए? वापस से स्पेस में जाने के लिए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट एमिशन बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि वापस स्पेस में नहीं जा पाती हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। और उन गैसेस में क्या होता है, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करती हैं, वो जितनी भी हीट जो एमिटेड हुई होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं। वो जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं ना एटमॉस्फेयर पे, वो क्या करती हैं, हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं और उनको वापस से अर्थ के सरफेस पे भेज देती हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इंसुलेशन का, ये चलता रहता है। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। बिकॉज़ अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो पूरा हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा। तो जो सर्वाइवल है लाइफ का वो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्रीजिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली अर्थ को प्रिवेंट करता है फ्रीज होने से। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एट नाइट व्हेन द अर्थ कूल डाउन द हीट इज़ रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दिन के टाइम पे क्या होता है, सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ पे पड़ती हैं और क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। बिकॉज जो हीट रेडिएशन है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज़ अब्सॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो इन हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस से उनको अर्थ के सरफेस पे भेज देती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्मर, दैट मेक्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ surface. But however, due to the increased level of greenhouse gases, the temperature of the earth has increased considerably, and this has led to several drastic effects. तो लेकिन ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, लेकिन जब इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके फिर बहुत सारे ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एंड ऑल जो हम न्यूज़ में देखते हैं या हम सुनते हैं आजकल की, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये एक पिक्चर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ सन एंड दीज आर द इनकमिंग रेडिएशंस। तो ये हीट रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं कहाँ, एटमॉस्फेयर में। लेकिन बहुत सारी जो रेडिएशन है वो ऐसी होती हैं जो कुछ तो वो होती हैं जो वापस से स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन जो रेडिएशंस, ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बहुत सारी हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको वापस से अर्थ के सरफेस पे भेज देती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ये तो हीट रेडिएशन जो है वो सारी की सारी ही वापस से अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगी। तो उससे क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसके बहुत सारे ड्रास्टिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस दैट लेड टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इनको GHGs भी बोलते हैं। एंड ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड यहाँ आपको याद रखना है कि इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज़ N2O। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो वहाँ आपको ऑप्शन में होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑल ऑफ द एबव। तो वहाँ आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस, वेयर एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस। इनका कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Next are fluorinated gases like halons, hydrochlorofluorocarbons, nitrogen trifluoride, sulfur hexafluoride, etc. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी पढ़ा था कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड द लास्ट ग्रीन हाउस गैस इज़ वाटर वेपर। तो अब हम इनके सोर्सेज देखेंगे। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल बर्न्स होते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, सॉइलेड वेस्ट, तो इन सब की बर्निंग से क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हो सकता है और हाउ इट इज़ क्रिस्टल्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज ए पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करनी चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। And the next greenhouse gas is methane. Methane is emitted during the production and transport of coal, natural gas and oil. उसके अलावा मीथेन जो है इट ऑल्सो emitted from the agricultural practices, land use, by the decay of organic waste in municipal solid waste landfills. Next is nitrous oxide. Nitrous oxide is emitted during the agricultural, land use, industrial activities, combustion of fossil fuels and solid waste, as well as during the treatment of wastewater. उसके बाद जो आती है फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये हमने पढ़ा था ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन में भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं। जितने भी हमारे कूलेंट्स ये होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह, वहाँ से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये रिलीज़ होते हैं। एंड but these gases are typically emitted in smaller quantities, but because they are potent greenhouse gases, they are sometimes referred to as global warming potential gases. तो होगा क्या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से, होगा क्या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए ये जो सारी गैसेस हैं इनको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस भी बोलते हैं। Next is water vapor. Water vapor is the most abundant greenhouse gas overall. And water vapor differ from the other greenhouse gases in that changes in its atmospheric concentrations are linked not only to human activities directly, but rather to the warming that results from the other greenhouse gases we emit. तो वाटर वेपर जो है ये सबसे ज़्यादा गैस ग्रीन हाउस गैस है
सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। और ये बाकी गैसेस से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, बट रादर इट डिपेंड ऑन द वार्मिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से वार्मिंग हो रही है अर्थ सरफेस की, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन उस पर भी डिपेंड करती है। बिकॉज वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर, जो वार्मर एयर होती है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करती है। एंड सिंस वाटर वेपर इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, सो मोर वाटर एब्जॉर्ब more heat, inducing even greater warming and perpetuating a positive feedback loop. Now, what are the effects of greenhouse gases? तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज आर ग्लोबल वार्मिंग। सो द फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इसमें इट इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases the heat trapping greenhouse gas level in the earth's atmosphere. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है। क्यों राइज़ हो जाता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से होता क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा हीट रेडिएशंस को वो ट्रैप करेंगी और वापस से अर्थ सरफेस पे भेजेंगी, और उससे क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर राइज़ होगा। तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो जाएगा? सी लेवल राइज़ हो जाएगा, हायर ओशन टेम्परेचर, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसके अलावा हैवी रेनफॉल एंड हेल वगैरह। तो ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? जो देर इज़ अ लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन, जो कि क्या करती है? अर्थ को प्रिवेंट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो लेकिन क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा, तो ये क्या करती हैं? ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट इज स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन। Smog is formed by the combination of smoke and fog, and it can be caused both by natural means and man-made activities. स्मॉग किससे बना होता है? स्मोक और फॉग से, और ये नेचुरल मीन से भी बनती है एंड मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी बनती है। एंड इन जनरल स्मॉग इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय द accumulation ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स। And the major contributor to this formation of smog are the automobile and industrial emissions, agricultural fires, natural forest fires, and the reaction of these chemicals among themselves. Next is acidification of water bodies. Increase in the total amount of greenhouse gases in the air has turned most of the world's water bodies acidic. तो एसिडिफिकेशन कैसी होती है वाटर बॉडीज़ की? क्या होता है? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, दे मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन। तो जैसे ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इनके साथ इन गैसेस, ये वाली जो गैसेस होती हैं, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्सड हो जाती हैं तो दे फॉल एज एसिड रेन। दिस लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़. Also, the rainwater carries the contaminants along with it and falls into the river, streams and lakes, thereby causing their acidification.
तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं रेन वाटर से और एंड दे फॉल एज एसिड रेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। और ये जो रेन वाटर होता है इसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, फिर जो कि रेन वाटर के साथ फिर रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स में एंटर कर जाते हैं और उनकी एसिडिफिकेशन कॉज कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो उसके बाद है हम ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो हम जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल का उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को बंद करके एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो और जितने भी रेफ्रिजरेशन सॉल्वेंट्स हैं हमारे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे कैन बी रिप्लेस्ड। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फर्टिलाइज़र्स, जिससे कि नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस वो रिलीज़ होता है, तो उनका यूज़ हम बंद कर सकते हैं। उसके अलावा देर इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जो कि बनाया गया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये है क्या GHG प्रोटोकॉल। इट एस्टेब्लिशेस द कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क to measure and manage the greenhouse gas emission from private and public sector operations, value chains and mitigation actions। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो इस्टेब्लिश किया गया था क्या मेजर करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, और उसकी मैनेजमेंट के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। And it is a partnership between the World Resources Institute, that is WRI, and the World Business Council for Sustainable Development, that is WBCSD. And this GHG protocol works with the government, industry, association, NGOs, business and other organizations। तो ये था GHG प्रोटोकॉल। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में मेजरली आपको क्या याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, देयर इज़ ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट लीड टू सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें कि हमने पढ़ा इसके इफ़ेक्ट पढ़े हमने, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ वगैरह वगैरह। और जिसके क्या इम्पैक्ट थे, जैसे कि हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा जिसके इम्पैक्ट थे मेल्टिंग ऑफ आइस, वेरियस क्लाइमेटिक इवेंट्स चेंज हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा कि मेजरली कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। देन हमने GHG प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर ग्रीन हाउस गैसेस का समझ में आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस विद सम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।